जय हिंद दोस्तों। एकेएम डीप एनालिसिस में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। भारत पाकिस्तान की सीमा पर काफ़ी हलचल है। तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर है। स्थिति कभी भी किसी भी वक्त नियंत्रण से बाहर जा सकती है और इसकी वजह बना है पहलगाम का वो आतंकी हमला जिसमें 26 निर्दोष भारतीय हिंदू की बेरहमी से हत्या की गई। इस नरसंहार को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी थे, जिसके चलते पूरे देश में आक्रोश है और ये आक्रोश इतना बड़ा है कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। जब उरी का हमला हुआ था और जब पुलवामा का हमला हुआ था, सरकार ने दोनों घटनाओं का जबरदस्त जवाब दिया था और अब ये पहलगाम के हमले का भी जवाब दिया जाएगा और बदला लिया जाएगा। जिनकी हत्याएं हुई हैं वो 26 निहत्थे सैलानी थे जो अपने परिवार के साथ जिंदगी के कुछ हसीन यादगार पल बिताने आए थे। ये हत्याएं नहीं है, ये जातीय नरसंहार है जिसमें गैर मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। सभी को उनका धर्म पूछा गया और हिंदू बताने पर उसे मौत के घाट उतारा गया। 1990 में हुआ था वैसा ही कुछ नरसंहार फिर से कश्मीर में हमें देखने को मिला है। जिस तरह से उनकी नृशंसता से हत्या हुई है वो अत्यंत चौंकाने वाला है। एक एक सैलानी को उसे अपना धर्म पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो। उसने कहा हाँ हिंदू है तो हेडशॉट, सिर में गोली। अगर उसे कहा गया कि कलमा पढ़ो, उसने कहा उसे कलमा नहीं आता, हेडशॉट, सिर में गोली। उसने कहा कि वह क्रिश्चियन है या वो हिंदू नहीं है तो सबूत के तौर पर उनकी पैंट उतरवाकर उनका खतना हुआ है या नहीं ये कंफर्म किया गया और फिर हेडशॉट, सिर में गोली। मतलब जो भी गैर मुसलमान है उसका एक ही इलाज उन्होंने किया, सिर में गोली। और अभी भी हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। दुनिया अब जानती है और समझती है। इस घटना के अलावा इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं ने दुनिया को बता दिया है कि आतंकवाद का धर्म होता है। ये सारी हत्याएं पुरुष सैलानियों की हुई है और दुखद बात यह है कि उनके घर की महिलाओं के और बच्चों के सामने हत्याएं हुई है। सुनने में आता है स्थानीय कश्मीरी लोगों ने बड़ी मदद की थी और बाद में हमने देखा भी कि 22 अप्रैल की देर शाम को कश्मीर में बहुत सी जगह इस आतंकवादी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। लेकिन 2-3 बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में कितना भी अच्छा माहौल हो जाए, लोग कितने भी अच्छे हो जाए, हमें सावधान रहना पड़ेगा। कश्मीर में जो लोग हैं वह सबसे पहले मुसलमान हैं और ये वो हमेशा से कहते हैं कि उनके लिए सबसे पहले उनका मजहब है, देश नहीं। हम चाहते हैं कि हम उन पर भरोसा करें। हमारी दिल से ये ख्वाहिश है कि वो जो कहते हैं, वो जो करना चाहते हैं, वो जो कर रहे हैं उसको हम माने और भरोसा करें। हम उन्हें फेस वैल्यू के ऊपर उनका स्वीकार करें। मगर मेरा सवाल यही है कि बैसरन घाटी जो काफ़ी ऊपर है, पहलगाम से 7-8 किलोमीटर का अंतर है, ऊपर की तरफ की चढ़ाई है, रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है, काफ़ी खराब है। आपको घुड़सवारी करना आवश्यक है। घोड़े पर बैठकर आप ज़्यादा अच्छी तरह से वहाँ पहुँच सकते हैं, पैदल तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में ये आतंकवादी कैसे पहुंचे? कोई तो उनको लेकर गया होगा, किसी ने तो उनके असले बारूद को उठाया होगा। बैसरन घाटी में लेकर जाने वाले को जरूर पता होगा कि उसके सामान में AK-47 राइफल्स हैं और उसके मैगजीन्स हैं। सुनने में आ रहा है कि
कुछ दावा, एक लड़की ऐसा दावा करती है कि ये तीनों आतंकी घोड़े वाले बन के उनके साथ ऊपर तक आए थे। उनमें से एक घोड़े वाले ने उस लड़की से पूछा था कि उनके ग्रुप में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं। उस लड़की को शक हुआ, उसने कहा कि हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तब वो फोन पर किसी से कह रहा था कि प्लान बी को एक्टिवेट करते हैं, प्लान ए नहीं होगा। तो ये प्लान बी धर्म पूछकर मारना था क्या? तो प्लान ए क्या था? अंधाधुंध गोली चलाना? एजेंसियां जांच कर रही। आतंकी के पास सटीक जानकारी थी कि बैसरन घाटी में कोई सुरक्षा बल तैनात नहीं है और वहीं पर हमला किया गया। ये उसी दिन पाकिस्तान से आए नहीं थे। ये लोगों ने पहले से रेकी की थी, जानकारियां जुटाई थी, समय, प्लानिंग, ये सब के साथ ये हमला हुआ था। इसका मतलब है कि आतंकी पहले से आकर किसी के घर पर रुके हुए थे। किसी के घर पर अगर जबरदस्ती रुकते थे तो सुरक्षा बल को किसी भी हालत में 2 दिन 3 दिन में कैसे भी बताया जा सकता था कि उनके घर में आतंकी जबरदस्ती घुसे हुए हैं। यानी स्थानीय मदद के बिना ऐसा और इतना बड़ा हमला हो नहीं सकता। 1989 के ऑपरेशन टोपैक जो जनरल जिया उल हक ने शुरू किया था, ये उनके खुराफाती दिमाग की पैदाइश थी। लगभग 36 साल से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान प्रेरित इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है। कश्मीरियों की 2 पीढ़ियां बदल गई और अब उसे सही रास्ते पे लाने में समय लगेगा, बदलने में वक्त लगेगा। जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी उसके रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। ये बताता है कि कश्मीर का मामला अभी सुलझा नहीं है, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ विकास करने से नहीं चलेगा। बस भगवान करे कि कश्मीर एक और गाजा न बन जाए। भारतीय सेना को इजराइल की सेना जैसा कोई कदम उठाना न पड़ जाए। ये हिंदू की सोच है कि शांति होगी तो विकास होगा, तो नौकरी रोजगार मिलेगा, तो आर्थिक उन्नति होगी, तो सुख संपन्नता आएगी। हिंदुओं की समझ है कि फसाद की जड़ आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी था। यहीं पर हिंदू मार खाता है। असीम मुनीर ने सही कहा है, मुसलमान और हिंदू की सोच ही अलग है। मुसलमान के लिए खुशी से जीना नहीं, मरना ज्यादा मायने रखता है। और हिंदू के लिए जीवन स्वर्ग है। उसे जितना सुंदर बनाया जा सकता है उसे बनाने की कोशिश हर हिंदू करता है। और मुसलमान हर हाल में मरना चाहता है। उसे सिखाया जाता है कि जन्नत उसे मरने के बाद ही मिलेगी। सारे सुख जो धरती पर आज अभी उनके नहीं है, वो सब उन्हें मरने के बाद मिलेंगे, अगर वो इस्लाम के लिए शहीद होता है तो। मरने की बाद की जिंदगी किसने देखी है, ये सवाल कभी किसी ने कोई मुल्ला या मौलवी को नहीं पूछा। असीम मुनीर, पाकिस्तानी सेना का मुखिया, सच कहता है, हम अलग हैं। हर एक बात में मुसलमान हिंदू से उल्टा काम करते हैं। मुसलमान दाएं से बाएं लिखता है, हिंदू बाएं से दाएं लिखता है। हिंदू में केसरी रंग पवित्र होता है तो मुसलमान में मौत का रंग केसरी है। हिंदू काले रंग को अच्छा नहीं मानता और मुसलमान काले रंग को पसंद करता है। हिंदू मूर्ति पूजक है, मुसलमान मूर्ति पूजा का विरोधी है। ऐसे तो असंख्य उदाहरण है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हिंदू धर्म की किताबों को बाजू में रखा गया है और जो यहाँ पर कहा गया है उसी का उल्टा उन्होंने यहाँ पर अपने शामिल किया है किताबों में। 22 अप्रैल को शाम को यहाँ जो कैंडल मार्च निकलती है, जिसमें स्थानीय लोग बहुत आक्रोश व्यक्त करते दिखते हैं, दुख जताते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन
अभी भी उनके मन में वह भाव जो 1990 से उनके मन में डाला गया है वो आज भी मौजूद है। और हम भारतीय लोग कश्मीर में आज भी स्वीकार्य नहीं है। और रही बात आतंकी हमले के विरोध की, तो कैंडल मार्च इसके लिए था कि उनका टूरिज्म का बिजनेस अब खतरे में पड़ जाएगा, उनकी रोजी रोटी पर मुसीबत आ सकती है। 30 वर्षों से भी अधिक समय से आतंकवादी संगठन यहाँ पर भारत विरोधी कार्य करते रहे थे। पैसे आ रहे थे, लोगों को रोजगार का कोई साधन नहीं था। उस वक्त नौजवानों के पास एक ही काम था और वो था आतंकवाद। अब जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बार बार कहूंगा कि उनके ऊपर भरोसा इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि करना ही नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। अल तकैया इस्लाम की एक ऐसी सोच है जिसमें मुसलमान अपने मजहब की रक्षा के लिए अपने मजहब और विचार को विपरीत परिस्थितियों में छुपा सकता है और इस्लाम इसकी इजाजत देता है। यानी कि जब वो कमजोर होते हैं तो दुश्मन की बातें मान लेते हैं, दुश्मन जैसे कहता है वैसा करते हैं, और जब सही वक्त आए तो उनके असली मकसद के साथ टूट पड़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद अभी सारे देश में देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अल तकैया पूरे देश में पूर्व बहार में चल रहा है। आप हैरान हो जाओगे कि इतना बड़ा बदलाव अचानक एक रात में कैसे आ गया। असउद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, बहुत से मौलानाओं के को सुनेंगे तो विश्वास नहीं होता कि मुसलमान इतने कैसे बदल गए। दरअसल में वो सारे अल तकैया का उपयोग कर रहे हैं, कुछ भी और पाले, ये गलत फहमी ना पाले। आपको भ्रम हो जाएगा कि वो लोग बदल गए हैं। अगर ये सच जानना है तो इंतजार कीजिए अपने और अपनों के सर कटने का। यही इस्लाम है मेरे भाई। लेकिन हमें भी इससे ये सीखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति हमेशा के लिए बनाए रखें कि उन्हें अल तकैया का उपयोग हमेशा के लिए करते रहना पड़े। आप समझ रहे हो ना। लेकिन कुछ मीडिया का हिस्सा अभी लगा हुआ है ये बताने में कि कश्मीर का मुसलमान अच्छा है, वो आतंकवाद से नहीं मिला हुआ है, वो हिंदुओं की रक्षा करना चाहता है। देखो, एक मुसलमान घोड़े वाला सबको बचाने के लिए आतंकी से भिड़ गया था और अपनी जान गंवाई। दोस्तों, गनीमत रही कि इजराइल के जैसे हमलों में सैलानियों को बंदी नहीं बनाया गया, वरना बंधकों की रिहाई का एक नया ही अध्याय खुल जाता। और सबसे बड़ी राहत की बात यह रही है कि उन्होंने औरतों और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना क्या हो सकता है इसकी कल्पना से बदन में सिरन सी दौड़ जाती है। दुनिया ने इजरायली बंदियों के साथ जो हुआ है वो देखा है दोस्तों, और ये मानकर चलिए कि ये खतरा अभी भी बना हुआ है। इसीलिए हमें अभी कश्मीर को कुछ वक्त के लिए भूल जाना चाहिए। पर्यटन के लिए दूसरे बहुत से डेस्टिनेशंस हैं, स्थल हैं, आप वहां जा सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने तो अपनी चलती टूर को छोटा कर दिया है, बहुतों ने अपना कश्मीर दौरा ही रद्द कर दिया। बाकी के लोग उस वक्त के हालात देखकर अपना निर्णय लेंगे और वो सही है। दोस्तों, आपका ध्यान इतिहास के पन्नों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। भारत ने आज तक जितने भी इस्लामिक आक्रांताओं को देखा है, जिन्होंने बार बार लगातार हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर हमला किया है, उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने कभी आक्रांताओं का पीछा उनके घर तक नहीं किया है। मोहम्मद गजनी 17 बार भारत पर हमला करके लूट के चला जाता है। क्यों कभी किसी राजा ने उसका पीछा करके उसके राज्य को तबाह किया होता तो आज इतिहास कुछ और होता। ये शराफत हमें बहुत महंगी पड़ी है।
उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। भारत ने उन्हें बता दिया कि ये नहीं चलेगा। उसके बाद पुलवामा हुआ, तब भारत सरकार ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। भारत सरकार ने फिर से एक बार समझाया कि पाकिस्तान अपनी हद पार न करे, इसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। अब ये पहलगाम की घटना हुई है। अब पाकिस्तान को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। आज तक भारत ने वो दोनों हमले आतंकियों के ऊपर किए थे। इस बार इस आतंकवाद की जड़ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को निशाना बना के उनका विध्वंस करना चाहिए। अगर इस बार भारत वही इतिहास की गलती दोहराएगा तो इन इस्लामिक ज़ोंबियों की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। हम आश्वस्त हैं कि एक जिम्मेदार और इतिहास की गलतियां समझने वाली एक संवेदनशील सरकार हमें मिली है। उनके हर एक दुस्साहस की कीमत उन्हें पता होनी चाहिए। उन्हें डर लगना चाहिए कि भारत पीछा करेगा और मारेगा। जैसे कि उन्होंने 5 राजद्वारी डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए, जो आप जानते ही होंगे। उसमें से सिंधु जल संधि को निलंबित करना और उसे बहाल करने के लिए जो शर्त रखना कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद निश्चित रूप से बंद करेगा, ये बहुत बड़ा कदम है। अब ऐसे में पाकिस्तान तो सुधरने से रहा, तो अब ये सिंधु जल संधि आप रद्द हुई समझिए। 1960 के बाद से ये पहली बार हुआ है। 65 साल में भारत ने कभी भी पाकिस्तान जाने वाला पानी बंद नहीं किया है, यहां तक कि युद्ध के समय में भी नहीं, चाहे वो 1965 हो, 1971 हो या 1999 का कारगिल वॉर हो। सिंधु जल संधि को निलंबित करना परमाणु हमले से भी बड़ा कदम है। परमाणु हमला सिर्फ एक लक्ष्य को खत्म करता है, जबकि ये सिंधु जल संधि का निलंबन पूरे पाकिस्तान को बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। भारत ने एक तरफ सिंधु जल संधि स्थगित करके पानी को रोक रहा है, वहीं दूसरी तरफ झेलम नदी में पानी छोड़कर बाढ़ जैसी हालात पैदा कर दिए हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में बाढ़ आ गई है। अब भारत पानी रोक कर भी मारेगा और पानी छोड़कर भी मारेगा। और भी दूसरे कदम हैं जिसमें पाकिस्तानियों का वीज़ा बंद कर देना, रद्द कर देना, मेडिकल वीज़ा बंद कर दिया है, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है जहां से बहुत बड़ा व्यापार होता था, मिलिट्री अटैच को बाहर किया गया है, हाई कमीशन के स्टाफ की संख्या घटाकर 55 से 30 कर दी है। भारत की कूटनीतिक कार्यवाही से बौखलाए पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है। उसने भारत के कदमों की नकल की है, लेकिन उसमें एक बड़ा ही मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने 1972 की भारत पाक के शिमला करार को स्थगित कर दिया है। शिमला करार की वजह से भारत ने 1971 में युद्ध में जीते हुए हिस्से को, अपनी जमीन को और उन 93,000 युद्ध कैदियों को पाकिस्तान को वापस कर दिया था। शिमला करार की वजह से भारत LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करता था। 1999 के कारगिल युद्ध में भी भारत ने सीमा पार नहीं की थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने खुद ही इस समझौते को तोड़कर अपने लिए मुसीबत बुला ली है। अब भारत आज़ाद है। भारत के लिए अब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। अब भारत कितने भी अंदर जाकर पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त कर सकता है, उन पर कब्जा कर सकता है और उस पर अपनी चौकियां बना सकता है। हम जब भी उनके नेताओं को सुनते हैं तो उनका एक ही आरोप होता है कि भारत ने पाकिस्तान के विभाजन को कभी स्वीकारा ही नहीं और हम यानी कि भारत उनसे जलते हैं और हमारे मन में विभाजन के चलते पाकिस्तान पर बहुत गुस्सा है। इन अकल के अंधों को कौन समझाए कि अगर ऐसा होता
तो 1960 वाला सिंधु नदी जल समझौता न होता और 35-36 वर्षों से उनके आतंक की साजिश को न झेलते, क्योंकि उनकी सोच उसी तरह की है तो वो दूसरों को भी अपनी ही नजर से देखेंगे। ये बात पाकिस्तान ने तब साबित की जब उनकी बारी आई। उन्होंने बांग्लादेश को कभी स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें ऐसे ही लगता है कि भारत ने भी हमें स्वीकार नहीं किया। सिंपल। छोटे दिल वाले बड़ा काम नहीं कर सकते। भारत अपने सदियों पुराने सनातनी संस्कारों से चलता है, ये काटने, मारने, लूटने वाले संस्कारों से नहीं। लेकिन हमारे संस्कारों को हमारी कमजोरी समझ ली गई थी। अब उनको हमारे संस्कार सिखाने का वक्त आ गया है। भारत की जनता और सरकार इस घटना के पीछे पाकिस्तान को जिम्मेदार मानती है। इसने भारत के लोगों को इतना गुस्सा भर दिया है कि अब वो पाकिस्तान का संपूर्ण नाश से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान को बहुत बार माफ किया, बहुत बार समझाया गया, बहुत बार धमकियां दी गई, लेकिन पाकिस्तान भारत के अच्छे रवैये का इतना आदी हो चुका है कि वो ये मानकर चल रहा है कि भारत एक डरपोक देश है और वो कुछ नहीं करेगा। अब भारत क्या करे? वो किस हद तक जाना चाहेगा? क्या भारत सरकार एक पूर्ण रूप के युद्ध के लिए तैयार है? क्या भारत सरकार ने रूस के अनुभव को ध्यान में लिया है? जब रूस को लगा था कि 8-10 दिन में यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे और आज उस युद्ध को 3 साल हो गए। क्या भारत तैयार है अगर ये युद्ध उम्मीद से ज्यादा लंबा खिंचता है? तो हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान को चीन का समर्थन है और चीन अगर कोई सीमा पर तनाव पैदा कर देता है तो ऐसे में भारत की रणनीति क्या होगी? विश्व में दूसरे ऐसे देश भी होंगे जो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करें। ऐसा भी हो सकता है कि आज कुछ देश हमें समर्थन दे रहे हैं और फिर किसी न किसी बहाना बनाकर भारत से दूरी बना ले भविष्य में, जैसे कि ये इस्लामिक देशों के साथ हो सकता है। आज भी बहुत से देश हैं जो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या फिर वो पाकिस्तान के साथ है। वो तय नहीं कर पाए। डर इस बात का है कि दुनिया के बड़े देश साजिश कर रहे थे कि किसी तरह से भारत को किसी युद्ध में घसीटा जाए, उलझाया जाए। यह साजिश उनकी सफल होती हुई दिख रही है। ये भारत के विकास और भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने की या उसे धीमा करने की साजिश के तहत हो रहा है। पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भीख मांगकर जीता है। लेकिन भारत ऐसे युद्ध से आर्थिक और अन्य मोर्चों पे वर्षों पीछे चला जाएगा। दूसरा पहलू देखें तो ऐसा लगता है कि एक बार, बस सिर्फ एक बार, अब आर पार का युद्ध हो जाए। सदियों का सुकून हासिल करना है। युद्ध हो, तेज गति से, योजनाबद्ध तरीके से और तेजी से ध्येय हासिल हो जाए। और ध्येय हमारा पाकिस्तान के टुकड़े है। अगर युद्ध लंबा खिंचता भी है तो बहुत सारे मामले खड़े होंगे। दोस्त भी आकर हमें युद्ध बंदी के लिए हमारे पर दबाव डालेंगे। भारत की तीनों सेनाएं अब आतंक और उसके जड़ को मिटाने के लिए तैयार है। भारत की नौसेना ने विक्रांत, जो विमान वाहक जहाज है, उसको अरब सागर के पानी में उतार दिया है। वायुसेना ने आक्रमण नाम से हवाई दल का एक युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है। हालांकि मोदी सरकार बड़ी होशियारी से दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले समय में भारत सरकार की क्या नीति होगी और क्या कार्यवाही होगी। भारत क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर यह एक
पूर्ण स्तर का युद्ध हुआ और उसमें पाक अधिकृत कश्मीर भारत जीत लेता है, तो भारत के लिए बहुत शांति हो जाएगी, जहां से आज पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है। पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर भारत के कब्जे से बहुत सारे फायदे होंगे। उसमें से एक बड़ा फायदा यह है कि हमारा अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो खुल जाएगा और हम अफगानिस्तान से जुड़ जाएंगे, और अफगानिस्तान के माध्यम से हम सेंट्रल एशिया के देशों के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे हमारा ईरान के चाबाहर पोर्ट के ऊपर जो हमारी जो निर्भरता है वो बड़ी कम हो जाएगी। ऐसी हालत में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा भी अलग राष्ट्र बन सकते हैं, तो फिर सिंध में भी विद्रोह हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान खंड खंड हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत साल से इस मजहबी ज़ोंबीज ने इस विस्तार के सारे देशों को परेशान करके रखा है। वो फिर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर मालदीव्स हो, थोड़े थोड़े समय पर हमें उनको औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश जो दूर बैठकर दूर से पत्थर फेंकता है, उसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। उसे भी समझ आ जाएगा कि अगर भारत से पंगा लेंगे तो उसका चिकन नेक छोटा हो जाएगा, भारत का चिकन नेक बड़ा हो जाएगा। अंदरूनी परिस्थिति को देखें तो सबसे बड़ा फर्क भारत के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं और पाकिस्तान के लिए जिनके आंसू निकलते हैं, जिन्हें भारत से ज्यादा पाकिस्तान अजीज लगता है, वैसे लोगों का पिछवाड़ा तोड़ने का ये समय है। दोस्तों, हमारा असली गुनहगार असीम मुनीर है। वो सेना का जनरल होने के लायक ही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति इस कदर खराब होने के लिए मुल्ला मुनीर ही जिम्मेदार है। सबसे पहले उस पर FIR होनी चाहिए और उसे भारत को भगोड़ा घोषित करना चाहिए। उसी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन में जो भाषण दिया था और जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ था, उसने कहा था हिंदू से मुसलमान अलग है और वो हिंदू के साथ नहीं रह सकते। उसने हिंदुओं को कब्दर दिखाकर हिंदुओं का अपमान किया था और उसने कहा था कि इसी वजह से 2 नेशन थ्योरी बनी थी, जो भारत के विभाजन का कारण बनी थी। उसके हिंदू विरोधी बयान ने उन स्लीपर सेल्स को एक इशारा दिया था और उसका अंजाम आपने पहलगाम में देख लिया। और पाकिस्तानी फौज का एक पूर्व अधिकारी इसकी पुष्टि कर रहा है कि मुनीर मानसिक तौर पर बीमार है और ये हमला आसिम मुनीर ने ही करवाया था। बात यह है कि असीम मुनीर ने ही पाकिस्तान को गहरे संकट में डाला है। अगर कल को यह स्थिति युद्ध में परिवर्तित होती है तो उसके लिए जिम्मेदार मुल्ला मुनीर होगा। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि 4,500 से 5,000 के करीब पाकिस्तानी जवानों ने और करीब 250 अधिकारियों ने सेना से इस्तीफा दे दिया है। भारत जल्दबाजी में कोई काम करेगा ऐसा मुश्किल लग रहा है, लेकिन पहला बड़ा हमला हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर और उसके आतंकी संगठन की एसेट्स के ऊपर हो सकता है। पाकिस्तान दबाव में सिंधु जल संधि को स्थगित होने का बहाना बनाकर पहला हमला कर सकता है, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, आप पानी नहीं रोक सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय सेना पाक अधिकृत कश्मीर पर धावा बोल सकती है। उसे पाकिस्तान की चुंगल से आज़ाद करने के लिए भारत के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की वायुसेना के ऊपर बड़ा हमला करके पाकिस्तानी वायुसेना को ही तबाह किया जा सकता है, क्योंकि वायुसेना खत्म, पाकिस्तान की
वापस हमले करने की शक्ति खत्म। जितने भी विवाद है, यही वक्त होगा सारे सुलझा लेने का। सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश में 5 महीने से गिरफ्तार स्वामी चिन्मय कृष्ण दास को बेल मिल गई है। लगता है बिना कुछ किए इनकी अकल ठिकाने आ गई है। ये ही होता है जब बड़े शैतान की नकेल कसो तो छोटे छोटे शैतान कुछ करने से पहले ही शांत हो जाते हैं। अक्सर हम ऐसा क्लासरूम में देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो कोई नहीं कर रहा है वो, और या शायद किसी के ध्यान में नहीं आया है, वो है इमरान खान, जो अभी जेल में बंद है। असीम मुनीर और इमरान खान के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है और इस वक्त इमरान खान जेल में शांति से बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई भी ट्वीट, मैसेज या निवेदन नहीं आया है। शायद वह असीम मुनीर की बर्बादी का मजा ले रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उसके समर्थक हैं। ऐसे में इमरान खान की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। भारत के पंजाब को कभी नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान ने ड्रग्स सप्लाई की साजिश से पूरे पंजाब को नशेड़ी बना दिया है। पंजाब जो एक समय पर भारत की शान हुआ करता था, एक खुशहाल राज्य हुआ करता था, आर्थिक तौर पर एक सक्षम राज्य हुआ करता था, वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। सारा राज्य नशे के अंधकार में फंसा हुआ है और उससे बाहर निकलने के लिए जूझ रहा है। हर घर में एक या एक से अधिक नशेड़ी की समस्या है। एक खुशहाल और हंसता खेलता राज्य बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान के साथ हमारे देश के कमजोर और लालची नेता भी इस बर्बादी में शामिल हैं, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के चलते पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान से इसका बदला लेना तो बनता ही है। हमारी सिख कौम को तबाही के मुहाने पर लाने वाले राक्षस का काम तमाम करने का ये सही वक्त है। पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसका बंटवारा करके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।